Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो किसी यौगिक द्वारा जब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वो घुमा देता है तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवण घूर्णकता या ऑप्टिकल एक्टिविटी। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? सामान्यतः जो श्वेत प्रकाश होता है वो सीवन रंग का मिश्रण होता है। यदि इसे हम किसी प्रिज्म से गुजारें तो ये सातों रंग अलग अलग होकर स्पेक्ट्रम बनाते हैं। यदि इनमें से किसी एक रंग का प्रकाश लिया जाए तो वह क्या कहलाता है? एक वर्णी या मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाता है। सोडियम लैंप से जो प्रकाश प्राप्त होता है वह एक वर्णी प्रकाश होता है और वह पीले रंग का होता है। जैसे हम यहाँ देखें, जो समतल ध्रुवित प्रकाश है तो जो सामान्य प्रकाश है उसका तो क्या होता है? सभी दिशाओं में कंपन या वाइब्रेशन होता रहता है। और यदि हम इसको निकोल प्रिज्म में से पास करें इस सामान्य प्रकाश को तो उसका जो विचरण है वो एक निश्चित दिशा में होने लगता है, वाइब्रेशन। इसे हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, अर्थात इसमें केवल एक ही तल में कंपन होता है। प्रकाश का संचरण एक अनुप्रस्थ तरंग की गति है और वायुमंडल में उपस्थित ईथर कणों की कंपन गति द्वारा प्रकाश का संचरण होता है। अब सामान्य प्रकाश है जिसमें कि हमने अभी देखा था कि कंपन सभी तलों में संचरण रेखा के लंबवत होता है। और ऐसे प्रकाश को हम यदि निकोल प्रिज्म में से गुजारें तो निकोल प्रिज्म में से गुजर के वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश में, अर्थात उसमें कंपन एक ही तलों में होता है। इस प्रकार के प्रकाश जिसके कारण माध्यम के कणों का कंपन केवल एक ही तल में होता है उसे हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। और इस तल को हम बोलते हैं ध्रुवण तल या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यहाँ निकोल प्रिज्म एक ध्रुवक या पोलराइजर का कार्य करता है। अब यदि हम इसे किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक में से प्रभावित करते हैं तो यदि वह दाईं ओर रोटेट हो जाए तो जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है वो क्लॉकवाइज, और यदि कोई कंपाउंड क्या हुआ है एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो वो क्या कहलाएगा? वाम ध्रुवण घूर्णक। और यदि दाएं तरफ घूमेगा तो वो क्या कहलाएगा? डेक्स्ट्रा रोटेटरी अथवा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहलाता है। इनको क्रमशः हम जो कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा उसे हम डी या प्लस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो वाम ध्रुवण घूर्णिक यौगिक है उसको हम स्मॉल एल या माइनस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ध्रुवण घूर्णन यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का तल दाएं अथवा बाएं तरफ जिस कोण पर घूमता है, अर्थात अल्फा कोण पर घूमता है तो वह क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रोटेशन या घूर्णन कोण। घूर्णन कोण का मान कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, विलयन का टेम्परेचर, विलयन की सांद्रता सी, ध्रुवित प्रकाश द्वारा नली में तय की गई दूरी, विलायक एवं पदार्थ का स्वभाव। किसी भी जो यौगिक है उसकी घूर्णन शक्ति या रोटेशन पावर को हम बोलते हैं विशिष्ट घूर्णन, जिसको कि हम अल्फा के रूप में व्यक्त करते हैं और उसको निम्न समीकरण के द्वारा निकाल सकते हैं। अल्फा बराबर होता है लैम्डा से टी तक प्रेक्षित घूर्णन कोण अल्फा अपॉन डेसीमीटर में प्रकाश मार्ग की दूरी स्मॉल एल इंटू सांद्रता सी ग्राम प्रति एम एल। विशिष्ट घूर्णन व अणुभार के गुणनफल को हम आणविक घूर्णन या एम से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या कहलाता है? आणविक घूर्णन कहलाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश का जो घूर्णन कोण है या अल्फा है उसको ज्ञात करने के लिए हम ध्रुवणमापी या पोलरोमीटरी का उपयोग करते हैं, जिसमें कि क्या होते हैं? दो निकोल प्रिज्म होते हैं, जैसे कि हमने दर्शा रखे यहाँ P और दूसरा A, जो कि क्रमशः
ये तो क्या कहलाएगा, ध्रुवक या पोलराइजर, और दूसरा क्या कहलाएगा, ए वाला एनालाइजर या विश्लेषक। इनके मध्य में हम L डेसीमीटर लंबी एक नली रखते हैं, जिसको हमने यहाँ T से डिनोट कर रखा है, जिसमें कि ध्रुवण घूर्णक यौगिक द्रव अथवा उसका जलीय विलयन भर दिया जाता है। S है एक प्रकाश का स्रोत जो कि एक वर्णी प्रकाश देता है। E है आई पीस लेंस, जिससे कि प्रकाश स्रोत देखने के लिए विश्लेषक को हम यदि दाईं ओर घुमाना पड़े तो यौगिक क्या होगा, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और यदि हम विश्लेषक को बाईं ओर घुमाना पड़े तो यौगिक होता है वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक। और जितने डिग्री के कोण पर विश्लेषक को घुमाना पड़े वह कहलाता है घूर्णन कोण अल्फा, जिसको कि हम निम्न चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हम ध्रुवण मापी की सहायता से यौगिक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा या वाम ध्रुवण घूर्णक होगा उसका पता लगा सकते हैं। अब हम अल्फा को किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एथेनॉल की 100 ml विलयन में एक प्रतिबिंब समावयवी का 3 ग्राम घोला जाता है। यदि प्रेक्षित घूर्णन का मान 10 सेंटीमीटर की ध्रुवण मापी नली में +2.10 डिग्री हो तो सोडियम प्रकाश के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन का विशिष्ट घूर्णन ज्ञात कीजिए। तो अल्फा बराबर होता है अल्फा अपॉन L इंटू सी, जहाँ पर T कितना दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लैम्डा सोडियम प्रकाश तथा D तरंग दैर्ध्य होती है उसकी 5896 एंगस्ट्रॉम, और अल्फा का मान यहाँ पर दे रखा है 2.10, और सी का मान हम निकाले कितना लिया था हमने 3 ग्राम, उसको किस में बोला था 100 ml में, तो कितना हो जाएगा 0.03 ग्राम प्रति ml, और एल का मान यहाँ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, जिसको हम डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डेसीमीटर। तो ये मान सब हम इस समीकरण में रखें तो अल्फा डी से 20, ये अल्फा का कोण है 2.10 डिग्री, 1 डेसीमीटर इंटू सांद्रता है 0.03 प्लस 70 डिग्री, अर्थात यौगिक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है जो कि 70 डिग्री के कोण पर दाएं तरफ घुमाने पर उसमें हम विश्लेषक को दाएं तरफ 70 डिग्री के कोण से घुमाते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब रूपों के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स। प्रतिबिंबों के गुणों में प्रकाशीय गुण के अतिरिक्त अधिकांश गुण समान होते हैं, अर्थात प्रतिबिंब रूपों के गलनांक व कथनांक समान होते हैं, उनकी विलेयता भी समान होती है और प्रतिबिंब युग्मों की गंध भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए माइनस मेंथोल में ताज़ा पुदीने की गंध होती है, जबकि प्लस मेंथोल में अति अप्रिय गंध होती है। इसी प्रकार से प्लस लिमोनिन में नारंगी की गंध होती है, जबकि माइनस लिमोनिन में नींबू के समान गंध होती है। फोर्थ है इनके प्रकाशीय गुण समान किंतु विपरीत दिशा में होते हैं। उदाहरणार्थ यदि एक प्रकाशिक समावेवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाहिनी ओर थीटा डिग्री घुमाता हो तो उसका प्रतिबिंब रूप उसे बाईं ओर थीटा डिग्री के लिए घुमा देगा, अर्थात यदि एक समावेवी का विशिष्ट घूर्णन प्लस थीटा है तो उसके प्रतिबिंब रूप का माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से एनेंशियोमर में निम्न गुण पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाशिक समयोता के उदाहरण, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम देखेंगे एक किरेल अथवा असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 1 किरेल सेंटर और 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इसका एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड। इसमें कि क्या होता है, एक असममित कार्बन परमाणु होता है जिसको हमने स्टार से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब इसके 2 प्रतिबिंब रूप संभव है, एक तो डी लैक्टिक अम्ल और दूसरा एल। ये है सी और यहाँ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3H, और इसका प्रतिबिंब रूप में OH इधर की तरफ आ जाएगा और H इधर की तरफ। तो इसके इस लैक्टिक अम्ल के निम्न 3 रूप हो जाएंगे। फर्स्ट हम देखें
डी या प्लस लैक्टिक अम्ल जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर अर्थात घड़ी की दिशा में घुमा देता है, इसलिए इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि माइनस या स्मॉल एल लैक्टिक अम्ल जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं या घड़ी की विपरीत दिशा था एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देता है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, डीएल या प्लस माइनस अथवा रैसिमिक लैक्टिक अम्ल जो कि बाह्य प्रतिकार के कारण समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता, अर्थात वो क्या हो जाएगा, ध्रुवण अघूर्णक। इसी प्रकार अन्य यौगिक जिनमें कि एक असममित कार्बन परमाणु हो 3 प्रकार के रूपों में पाया जाता है, डी, दूसरा एल अथवा डीएल। इनमें से कुछ के नाम सूत्र निम्न प्रकार से हैं। ये है अल्फा एमिनो प्रोपियोनिक अम्ल या एलानीन, CH, जिसपे कि चारों भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए, एक तो जुड़ा हुआ है CH3, दूसरा प्रतिस्थापी जुड़ा हाइड्रोजन से, तीसरा NH2 से, चौथा COOS से। सेकेंड एग्जाम्पल है 2-क्लोरोब्यूटेन। इसमें कार्बन असममित है और ये 4 प्रतिस्थापी समूह से जुड़ा हुआ है CH3, H, Cl और C2H5 से। 2-ब्यूटेनॉल, यह भी असममित कार्बन परमाणु है और 4 प्रतिस्थापी समूह द्वारा जुड़ा हुआ है CH3, H, OH और C2H2। ग्लिसरैल्डिहाइड, यह भी असममित कार्बन परमाणु है, 4 प्रतिस्थापी समूह द्वारा जुड़ा है H, OH और CH2OH और चौथा है CHO समूह। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैलिक अम्ल। ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है और ये 4 प्रतिस्थापी समूह से जुड़ा हुआ है H, OH और CH2, COOH और COOH। फिर है एक्टिव एमाइल अल्कोहल, ये भी 4 प्रतिस्थापी समूह से जुड़ा हुआ है भिन्न भिन्न, CH3, H, दूसरा, तीसरा CH2OH और चौथा है C2H5 एथिल। वैलेरिक एसिड, इसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन है जो कि 4 भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूह से जुड़ा हुआ है, एथिल, मैथिल, H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेंडेलिक एसिड। इसमें भी ये एसिमेट्रिक कार्बन है और 4 भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूहों के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, C6H5, H, OH और COOH। अब हम देखेंगे 2 स्टीरियोजेनिक केंद्र युक्त किरेल व अकिरेल अणु, किरेल एंड अकिरेल मॉलिक्यूल्स विथ 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। इसमें क्या होगा, यदि किसी अणु में 2 स्टीरियोजेनिक केंद्र हों तो वह किरेल व अकिरेल दोनों प्रकार के अणु बना सकता है, जिसको कि हम 2 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे 2 समान स्टीरियोजेनिक केंद्र युक्त वाले अणु, मोलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 आइडेंटिकल स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। इसमें सबसे प्रमुख है टार्टरिक एसिड। इसका क्या फार्मूला होता है, COOH, CHOH, CHOH और COOH। इसका अणु 2 प्रकार की संरचनाओं में पाया जाता है, जिसमें कि सभी समान समूह आमने सामने हो। दूसरा है जिसमें समान समूह विपरीत दिशा में हो। यदि हम दोनों को उनके दर्पण प्रतिबिंबों के साथ देखें तो निम्न 4 संरचनाएं संभव है। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ हम देखें ध्यानपूर्वक, जो थर्ड संरचना है ये वाली और वह फोर्थ संरचना है, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यदि हम थर्ड को घुमाकर फोर्थ प्राप्त कर सकते हैं और 4 को घुमाएं तो क्या प्राप्त हो सकती है, थर्ड। अर्थात ये जो थर्ड व फोर्थ रूप हैं ये एक दूसरे पे अध्यारोपित किए जा सकते हैं, अर्थात यह एक ही रूप है। वास्तव में इनमें एक सममित तल है, यहाँ पर सममित तल है ये वाला और ये वाला, जिसके दोनों ओर के भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। अतः यह रूप क्या कहलाता है, मीजो रूप, और इसे हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन या आंतरिक प्रतिकार के कारण ये क्या हो जाएगा, ध्रुवण अघूर्णक। किसी अणु के आधे भाग के प्रकाशिक गुणों का उसके दूसरे आधे भाग द्वारा नष्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिकार। टार्टरिक अम्ल के
एक असममित कार्बन परमाणु के प्रकाशिक गुण उसके दूसरे असममित कार्बन परमाणु के विपरीत प्रकाशिक गुण के कारण नष्ट हो जाते हैं और पूरा अणु क्या हो जाता है, ध्रुवण अघूर्णक अर्थात ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस प्रकार से टार्ट्रिकम कुल मिलाकर इन 4 रूपों में पाया जाता है। फर्स्ट डी अथवा प्लस टार्ट्रिक एसिड जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में घुमा देता है। दूसरा है माइनस टार्ट्रिकम जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देता है। तीसरा रूप होता है डीएल अथवा प्लस माइनस अर्थात रैसिमिक टार्ट्रिक अम्ल जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी ओर नहीं घुमाता अर्थात बाह्य प्रतिकार के कारण ध्रुवण अघूर्णक है। अर्थात डी अणुओं के प्रकाशिक गुण एल अणुओं के प्रकाशिक गुणों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। चौथा है मीजो टार्ट्रिकम, यह भी ध्रुवण अघूर्णक होता है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इसमें आंतरिक प्रतिकार के कारण अर्थात एक किरेल केंद्र के प्रकाशिक गुण दूसरे किरेल केंद्र द्वारा नष्ट करने के कारण ध्रुवण घूर्णन नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से 4 रूपों में पाया जाता है डी, दूसरा एल, तीसरा डीएल और चौथा है मीजो टार्ट्रिक अम्ल। अब हम देखेंगे मीजो एवं रेसिमिक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मीजो एंड रेसिमिक कंपाउंड्स। मीजो और रेसिमिक दोनों ही किरेल केंद्र युक्त ध्रुवण अघूर्णक यौगिक होते हैं, फिर भी इनमें बहुत अंतर होता है। फर्स्ट है मीजो एक अकेला यौगिक होता है जबकि रेसिमिक 2 यौगिकों का मिश्रण होता है। दूसरा मीजो यौगिक में एक सममित तल होता है जबकि रेसिमिक मिश्रण के दोनों अवयवी यौगिक में कोई सममित तल नहीं होता है और ये दोनों ही ध्रुवण घूर्णक होते हैं। तीसरा है मीजो यौगिक में आंतरिक प्रतिकार के कारण ध्रुवण अघूर्णकता होती है जबकि रेसिमिक मिश्रण में बाह्य प्रतिकार के कारण ध्रुवण अघूर्णकता होती है। इस श्रेणी के अन्य एग्जाम्पल है अल्फा डैश डाइमेथिल सक्सेनिक एसिड COOH CH CH3, दूसरा CH और COOH। सेकंड एग्जाम्पल है अल्फा डैश डाइब्रोमो सक्सेनिक अम्ल, इसका सूत्र है COOH CHBr और COOH। थर्ड एग्जाम्पल है 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, इसका सूत्र है CH3 CHBr। फोर्थ है 2,3 ब्यूटेन डाइओल CH3 CHOH और CH3। तो इन एग्जाम्पलों भी ये 4 समावी रूप में पाए जाते हैं, डी, दूसरा एल, तीसरा DL और चौथा मीजो रूप। थैंक यू।